नमस्कार। दोपहर के 2 बज चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नायर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ ही ग्राउंड जीरो पर रहती है हमारी संवाददाताओं की टीम, जिनसे लेते हैं हम हर छोटी बड़ी अपडेट। आइए न्यूज पंच में जिन टॉप लाइंस पर आज हमारी नजर रहने वाली है उसका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूज पंच में बात होगी कि कौन है कपिल शर्मा का दुश्मन। जी है, कपिल शर्मा के कैफे जो कनाडा में था उसमें कई बार गोलीबारी हुई। क्या उसका जो दुश्मन था वो गिरफ्तार हो गया है, और गिरफ्तार हुआ है तो किस गैंग के साथ उसका रिश्ता है, नाता है, किसके का कहने पर वो कर रहा है काम, बताएंगे आपको न्यूज पंच में। साथ ही साथ जिस खबर पर रहने वाली है नजर वो है आधुनिकता के इस युग में जंग जो है वो अब तकनीक पर कहीं ना कहीं खेली जा रही है, और इस वजह से भारत का डिफेंस सिस्टम लगातार मजबूत होता जा रहा है। अब कबाड़ बनने वाले हैं दुश्मन के ड्रोन, क्योंकि हमने बना दिया है एआई जेनरेटेड ड्रोन जो दुश्मन के हर मंसूबे को करेगा निस्ते नाबूद। साथ ही न्यूज पंच में जिस खबर पर, अंतर्राष्ट्रीय खबर पर हमारी नजर रहेगी वो है रूस और यूक्रेन संघर्ष के बीच राष्ट्रपति पुतिन ने इनकार कर दिया है कि कोई भी प्लान बेकार है अगर यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन की क्या है प्रतिक्रिया, क्या कहा है व्लादिमीर पुतिन ने, बताएंगे आपको न्यूज पंच में। जिस पहली खबर का हम रुख कर रहे हैं वो है कपिल शर्मा से जुड़ी हुई, कॉमेडियन कपिल शर्मा से जुड़ी हुई। कनाडा स्थित कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर हुई गोलीबारी की घटना के मुख्य साजिशकर्ता बंधु मान सिंह सेखों गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को इसमें बड़ी कामयाबी मिली है, जहां कपिल शर्मा के दुश्मन को दबोच लिया गया है। ये गिरफ्तारी पंजाब से हुई है। सेखों गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का सहयोगी माना जा रहा है और विदेश में बैठे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर गोल्डी ढिलन के संपर्क में ये बंधु था। सेखों को कैफे पर हमले का एक मास्टरमाइंड भी माना जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद अपराधी सेखों के पास से अत्याधुनिक हथियार भी बरामद हुए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कैसे ये गिरफ्तार हुआ। आइए आपको कुछ विजुअल्स भी दिखाते हैं कि जब इसको धर दबोचा गया और कनाडा में ये कैसे इस साजिश को अंजाम दे रहा था, और दिल्ली में कैसे दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता यहां हासिल हुई। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें जहां गैंगस्टर बंधु मान सिंह गिरफ्तार हो गया है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके तार कई आगे तक जुड़े हो सकते हैं, जिसकी दिल्ली पुलिस अब तफ्तीश से पड़ताल करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि किसके कहने पर इसने ये फायरिंग की, कपिल शर्मा से इसकी क्या दुश्मनी है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि दिल्ली पुलिस को कैसे ये बड़ी सफलता मिली और कैसे ये गैंगस्टर बंधु दिल्ली पुलिस के गिरफ्त में अब आ चुका है। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि कनाडा में जो गोलीबारी की साजिश में ये गैंगस्टर बंधु शामिल था, जिसको आज दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं इस गैंगस्टर की जिसको आज गिरफ्तार किया गया है, और कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट कैफे पर इसी ने ही की थी फायरिंग। ये उसका मुख्य आरोपी माना जा रहा है, उसका मुख्य मास्टरमाइंड माना जा रहा है, और क्राइम ब्रांच ने कनाडा से दिल्ली लौटते ही इसको धर दबोचा है, यानी इसकी गिरफ्तारी हो गई है। अब जांच आगे शुरू होगी जिसमें तफ्तीश के साथ इससे सवाल पूछे जाएंगे कि किसके कहने पर ये इसने किया और क्यों ये सब किया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक बड़ा इनपुट, एक बड़ी लीड यहां से मिली थी, और पंजाब पुलिस के साथ भी दिल्ली पुलिस लगातार संपर्क में थी। लुधियाना में किसी से मिलने आ रहा था ये बंधु मान सिंह, जिसके बाद ये दिल्ली पुलिस को मिली जानकारी और यहां से इसने धर दबोचा। क्राइम ब्रांच की टीम 2 दिन पहले लुधियाना पहुंची थी। ट्रैप लगाकर गैंगस्टर को किया गया गिरफ्तार, और गोल्डी ढिल्लों गैंग का कुख्यात मेंबर माना जाता है ये सेखों। सेखों की क्राइम कुंडली के बारे में बात करें तो कई आपराधिक मुकदमे इस सेखों पर दर्ज हैं, और आपको बता दें कि कई अत्याधुनिक हथियार भी इससे बरामद हुए, जिसमें चीनी पिस्टल और कारतूस इस बंधु मान सिंह से हुआ है बरामद। साथ ही विदेशी ऑपरेटिव के साथ लिंक्स की जांच भी बंधु मान सिंह की जारी है इस समय। आइए अब अपने संवाददाता का भी रुख करेंगे, जानेंगे उनसे ताजा जानकारी इस बंधु मान सिंह के बारे में। मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, आपसे पूछना चाहेंगे कि
कई गैंगस्टर से इसके संपर्क माने जा रहे हैं। और हमने देखा था 4-5 दिन पहले भी पंजाब पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी, 4 गुर्गों को पकड़ा था। ऐसे में अब दिल्ली पुलिस को ये जो बंधु मानसिंह मिला है, क्या नई ताजा जानकारी है, क्या इसके क्राइम रिकॉर्ड हैं और कैसे इससे कपिल शर्मा की दुश्मनी है? हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से देखिए ये जो ढिल्लोन ग्रुप से इसका ताल्लुकात है बब्बू मान का, और ये साफ तौर पर जिस तरह से पिछले साल कपिल शर्मा के कैफे पे जो फायरिंग की गई उसमें भी शामिल था और लगातार ये वारदातें कर रहा था और ये एसोसिएट था, यानी इसका काम था कि सारे के सारे इक्विपमेंट पहुंचाना, पिस्टल्स उनको मुहैया कराना, और जो गाड़ी उस दिन वहां पर कैफे के बाहर मौजूद थी ये इसी ने मुहैया कराई थी। उसकी पार्किंग भी इसने अपने दोस्त के पास कराई थी। तो यानी ये साफ तौर पर बड़ा एसोसिएट था। और जो 4 गिरफ्तारियां इससे पहले करी थी दिल्ली पुलिस की इस क्राइम ब्रांच ने, उसी के इंटेरोगेशन में इसका नाम सामने आया और उसके बाद पुलिस लगातार पंजाब में इसके खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला रही थी। और जब उनको इनपुट मिला तो उन्होंने इसको धर दबोचा। इसके पास से एक चाइनीज मेड जो है हाई प्रोफाइल वो जो पिस्टल है वो भी बरामद हुई। इससे पहले टर्की मेड जो 8 पिस्टल थी और 90 से ज्यादा कारतूस थे वो उन 4 लोगों से बरामद किए गए। और इनके जो कनेक्शन ना केवल कनाडा तक हैं बल्कि आईएसआई से भी इनके संपर्क हैं और ये पाकिस्तान ऑपरेटेड एक एजेंट के कांटेक्ट में भी था। इसका खुलासा भी दिल्ली पुलिस ने किया। यानी ये लगातार एक्सटॉर्शन की डिमांड कर रहे थे, कपिल शर्मा को डरा रहे थे, धमका रहे थे। ऐसा पुलिस ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया संजीव यादव ने और सुरेंद्र यादव ज्वाइंट सीपी जो क्राइम ब्रांच के थे उन्होंने बताया कि लगातार एक्सटॉर्शन की डिमांड भी की जा रही थी, लेकिन ये खुलासा नहीं किया कि किस तरह की रकम की बात की जा रही थी और कितना रकम जो है वो कपिल शर्मा से मांगा गया था। इन्वेस्टिगेशन ऑफ का हिस्सा बता करके उस पर उन्होंने बात को टाल दिया। लेकिन एक बड़ी कामयाबी है क्राइम ब्रांच के लिए है और साथ ही साथ इससे ये साफ हो जाएगा कि लगातार जो सिरे जो कनाडा में एक जगह है जहां पर कपिल शर्मा का ये कैफे है उसमें बैक टू बैक इस तरह से वारदात को अंजाम देने का इस और क्या कुछ मकसद हो सकता है, क्या कुछ रिलीजियस यहाँ पर जो कॉन्टेस्ट है वो भी सामने आ रहे हैं, क्या किसी धर्म को लेकर के या किसी और एंगल से भी इसको देखा जा रहा है। तो इस पर भी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम जांच कर रही है और पूछताछ करने की कोशिश कर रही है कि क्या कुछ और निकल करके सामने आता है। कई सवाल हैं जो अब जांच की तफ्तीश में आएंगे और कहीं ना कहीं बंधु मानसिंह से पूछे जाएंगे क्योंकि अब ये गिरफ्त में आ चुका है। लेकिन जब हम इसके कपिल शर्मा के जो कैफे पे फायरिंग हुई, एक बार फायरिंग नहीं हुई मुकेश, कई बार फायरिंग हुई, 3 बार फायरिंग हुई, क्या माना जा रहा है कि क्या लीड यहां से मिलती हुई नजर आ रही है? और साथ ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ क्या इसके कोई संबंध, ऐसी भी कोई जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, ये गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई और ढिल्लोन गैंग का क्या कोई इनके आपस में भी जो कनेक्शन है, क्योंकि लॉरेंस और गोल्डी बरार एक साथ काम करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अभी अनमोल बिश्नोई ऑलरेडी एनआईए ने अमेरिका से उसको अरेस्ट करके दिल्ली लेकर के आए और उसके बाद वो अब तिहाड़ जेल में है। तो ये तमाम कनेक्शन खंगालने की कोशिश करी और सबसे इंपॉर्टेंट ये है जिस तरह से आप देखिए इसके पास जो हाई मेड जो पिस्टल्स हैं, टर्की मेड पिस्टल्स हैं और कई सारे इसके वीडियो जो वायरल हो रहे हैं, जिस तरह से ये लगातार धमकाने की कोशिश कर रहा है, यानी वीडियो के माध्यम से भी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह का स्टेट ऑफ माइंड है। और अपने कॉलेज के दिनों में इसने इलेक्शन भी लड़ा था, वहां पर छात्र संघ का चुनाव लड़ा था। इसके ऊपर 2017 के आसपास बताया जा रहा है कि एक मर्डर का अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा भी दर्ज है। तो यानी ये शुरू से ही जो है इस तरह की गतिविधि में संलिप्त था और धीरे धीरे जब इसके कनेक्शन हाई प्रोफाइल होते गए, विदेशों में इसके तार जुड़ते चले गए, तो ये और भी ज्यादा कुख्यात होता चला गया। अभी 4 अरेस्टिंग पहले हो चुकी है, 5वीं है। पुलिस कह रहे हैं कि बहुत जल्द इसमें और बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कपिल शर्मा को अब राहत होगी कि लगातार जो लोग उनको टारगेट कर रहे थे, उनके कैफे को टारगेट कर रहे थे, उनके जो चेहरे हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन आप देखिए इनकी जो बेखौफी है, ये खुल के अटैक करते हैं और तुरंत सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अभी सिरदर्द बना हुआ है हाई प्रोफाइल लोगों के लिए कि अब इन पर कैसे नकेल लगाई जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान पर तो इन पे पकड़ लिया जाता है, लेकिन ये बाहर से जो ट्विटर हैंडल यूज करते हैं, अपना इंस्टाग्राम यूज करते हैं, उनका असली जो है आईपी एड्रेस क्या है, कौन उनका जनरेटर है जिसने उसको जनरेट किया, ये सब चीजें भी खंगाली जाएगी। लेकिन बड़ी गिरफ्तारी और साथ ही साथ जिस तरह से आप देखिए आईएसआईएस के इसमें जो रोल जो सामने निकल करके आया है, वहां से इनको इनपुट मिलता है, आदेश मिलता है, उसके बाद ये ढिल्लोन गैंग और तमाम जो गैंग है वो मिल करके काम कर रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कि मान से और क्या कुछ निकल करके सामने आता है। और जिस तरह से इसने कहा कि ये कार जो थी इसने वहां पार्क कराई थी, इसके ही द्वारा जो लॉजिस्टिक था वो प्रोवाइड किया गया था, तो वो लॉजिस्टिक कहां
कहाँ गया, कहां से और सारी खेप आनी थी, तमाम क्या बड़ी चीजें थी जो अभी इन्होंने छुपा कर रखी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ये हाइड आउट करके रखते हैं और इनके कई सारे किंगपिन अलग अलग स्टेट के अलग अलग जगहों पर छुपे होते हैं। जैसे उनको पता लगता है तो वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। ऐसे में क्या कुछ और जो इनके एजेंट्स है वो भागने की कोशिश करेंगे या वो भी पुलिस के रडार पर हैं? दिल्ली पुलिस को यहां बड़ी कामयाबी मिली है। पंजाब पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही थी और लगातार छानबीन कर रही थी। ऐसे में कुछ दिन पहले भी 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया, अब बंधु मान को गिरफ्तार किया गया है। लग रहा है कि कनाडा के अलावा भी कुछ और देशों में भी इनके तार जुड़े हो सकते हैं। मुकेश, क्या लग रहा है आपको कि एक तो आपने बताया कि कहीं ना कहीं आतंकवाद से जुड़ा भी ये मामला हो सकता है, क्या इसके तार कोई दुश्मनी से भी जुड़े हुए हो सकते हैं? देखिए, तमाम जो भावनाएं, जो गैंग हैं, ये इसी तरह से ऑपरेट करते हैं क्योंकि इनको फाइनेंशियल बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि बड़े लेवल पे क्राइम करते हैं। तो एक एक्सटॉर्शन जो है वो इसमें प्राइम एस्पेक्ट सामने निकल करके आया, यानी पैसे की इसमें डिमांड की गई थी लेकिन डिस्क्लोज नहीं किया गया क्या कुछ हो सकता है। और ये जो तार हैं आप देखिए, टर्की हो गया, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, और भी कई जगह हैं इनके जो एसोसिएट्स हैं वो छुप करके बैठे हैं। नाइजीरिया तक इनके जो एजेंट्स हैं वो बैठे हुए, यानी विदेश के हर कोने में अलग अलग जो गैंग है वो ऑपरेट किया जा रहा है, जो यहाँ से भागने में कामयाब रहा। लेकिन अब ये इनकी बड़े मंशे क्या है, क्योंकि हाई प्रोफाइल लोगों को लगातार टारगेट कर रहे हैं। जिस तरह से अभी आपने देखा सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई ने टारगेट कर रखा है। ऐसे में ये क्यों इन जो फिल्म के जाने माने निर्देशक हैं या उनके जो काम करने वाले लोग हैं उन पर इनकी नजर क्यों बनी हुई है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से मैंने पहले भी बोला कि क्या इसमें कोई कम्युनल एंगल है, कोई धर्म को लेकर के भी बात है, तो इस पर भी दिल्ली पुलिस जांच करने की कोशिश करेगी, क्योंकि कई पोस्ट हमने देखे हैं कि इन्होंने इस तरह से धर्म को लेकर के भी किए हैं। तो क्या वो भी इसमें मिले हुए हैं या इनसे उनका भी कोई ताल्लुकात है, तो ये देखना बड़ा कई जरूरी एंगल होगा। हैं लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से आप चल रहे छानबीन करेगी और बंधुमान से ये सवाल पूछे जाएंगे। तमाम जानकारियों के साथ मुकेश, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर आधुनिक युग में अब जंग के नए नए तरीकों से जुड़ी हुई है, लेकिन दुश्मनों के हर इरादे को निस्तेनाबूद करने के लिए डिफेंस तकनीक को अब और हाईटेक किया जा रहा है। पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के दर्जनों ड्रोन मार गिराए थे। भारत ने जमीन पर ऐसा जाल अब बिछाया है और इस जाल को कहा जा रहा है इंद्रजाल, जो हवा में ही ध्वस्त कर देगा दुश्मन का हर वार। भारत का पहला एआई आधारित एंटी ड्रोन कॉम्बैट वाहन बनकर तैयार है, जो चलते फिरते ड्रोन को, यानी रियल टाइम में चलते फिरते ड्रोन को पहचानने, ट्रैक करने और निष्क्रिय करने की क्षमता रखता है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं क्या है ये ड्रोन जो एआई आधारित एंटी कॉम्बैट वाहन बताया जा रहा है और कैसे ये दुश्मनों की चाल समझ जाएगा और उसको करेगा ध्वस्त। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कैसे ये ड्रोन बन रहा है काल और दुश्मन हो जाएं, संभल जाएं, क्योंकि भारत ने बना दिया है एआई आधारित एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन। भारतीय कंपनी का ये कारनामा है, जिसको कहा जा रहा है ये वाहन इंद्रजाल, और हैदराबाद स्थित ये कंपनी ने इसको तैयार किया है। ये देख रहे हैं आप कॉम्बैट वाहन, जिसका नाम रखा गया है इंद्रजाल, और इंद्रजाल रेंजर आधिकारिक रूप से अब लॉन्च किया जा चुका है। साथ ही आपको बता दें कि पूरी तरह मोबाइल कॉम्बैट वाहन है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है और साथ ही साथ एआई के जरिए ये देख लेगा रियल टाइम कि कहाँ कोई ड्रोन अगर उसको अंदाजा होता है कि कोई ड्रोन है जो भारत की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है, उसको कैसे निष्क्रिय किया जाए, इस कॉम्बैट वाहन में वो क्षमता है। स्थिर वाहन में भी काम करते हैं ये पुराने जो पुर्जे हैं, और दुनिया का पहला एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल इसको कहा जा रहा है। पारंपरिक जो सिस्टम होते थे उससे अलग ये इंद्रजाल रेंजर है और ख़ास तौर पर इसको डिज़ाइन किया गया है। भारतीय कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये पहला एआई आधारित पेट्रोल वाहन जो ड्रोन है उसको देखेगा रियल टाइम और साथ ही साथ उसको कर देगा वहीं के वहीं निष्क्रिय। तो ड्रोन का काल आ चुका है और जो दुश्मन के ड्रोन है उसको कबाड़ में तब्दील करने की क्षमता ये ड्रोन रखता है। आइए अब अगले ग्राफिक्स की रुख करेंगे और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि कैसे ये जो वाहन है वो डिज़ाइन उसकी क्या है और कैसे ये यूनिक है। कठिन इलाकों में ये प्रभावी है,
साथ ही साथ 10 किलोमीटर दूर तक ड्रोन का ये पता लगाने की क्षमता रखता है इंद्रजाल। 4 किलोमीटर पर खतरे को कर सकता है निष्क्रिय। साथ ही साथ 5 किलोमीटर तक कैप्चर और कंट्रोल रखने की भी क्षमता रखता है। वहीं बात की जाए कि इसके सॉफ्ट किल की, तो 3 किलोमीटर तक ये सॉफ्ट किल कर सकता है और 2 किलोमीटर तक ये हार्ड किल करने की क्षमता रखता है। अगर इसकी खूबियां और बताएं तो आपको बताएं, इंटीग्रेटेड साइबर टेक ओवर यूनिट इसकी एक खूबी है। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, स्पूफिंग टेक्नोलॉजी इसके अंदर लगी हुई है, यानी कि अत्याधुनिक टेक्निक इसके अंदर इस्तेमाल की गई है, जो इसको बनाता है अपने आप में खास। और दुश्मन के कहीं ना कहीं अगर वो सोच भी रहा है तो सोचने की भी क्षमता वो छोड़ दे, क्योंकि ड्रोन जो हमने बनाया है वो इसकी क्षमता ऐसी है कि अगर किसी का पर भी दिखा तो उसको कबाड़ में तब्दील करने की क्षमता ये रखता है। आइए अब अगले ग्राफिक्स का रुख करेंगे कि किस तरीके से ये जैमिंग कैपेबिलिटी एक स्प्रिंग लोडेड है, यानी कि एआई सिस्टम जो स्कायोस वाहन का ये जो दिमाग है, यानी कैसे इसका जो ब्रेन चाइल्ड क्या है, वो एआई पावर्ड कमांड सिस्टम है, यानी कि ये इसका ब्रेन है और वाहन का मुख्य नियंत्रण केंद्र इसको कहा जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें ये स्कायोस क्या है। स्कायोस विभिन्न सेंसरों, कैमरों में लगा से डेटा लेगा, जो ये पहचानेगा कि कैसे ये ड्रोन आ रहा है और वहां से उसको सिग्नल देगा। डेटा लेकर एकीकृत ऑपरेशन ये चलाएगा और वाहन चलते हुए भी रियल टाइम डिसीजन लेगा, यानी कि सिर्फ रुका हुआ वाहन नहीं, चलते हुए वाहन में भी रियल टाइम में भी ये काम करने की क्षमता रखता है। साथ ही आपको बताते हैं कि क्यों जरूरी है ऐसा वाहन है और ऐसे वाहन की क्यों जरूरत थी। आपको बता दें कि हाल ही के सालों में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है और जंग, वॉर, बैटल्स में इसको अब इस्तेमाल किया जा रहा है। हथियारों की तस्करी, ड्रग्स ड्रॉप में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है और अन्य अवैध गतिविधियों में भी इसका जो रोल है वो तेजी से बढ़ा था और इसलिए जरूरी था कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाहन बनाया जाए, डिजाइन बनाया जाए, जो भारतीय कंपनी ने अब बना दिया है। टावर आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का बेहतर ये विकल्प है, यानी जो पुराने सिस्टम थे उससे ये बेटर ऑल्टरनेटिव है, मॉडर्नाइज्ड है, अत्याधुनिक इसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है और इस वजह से इस वाहन को ये बनाता है कहीं ना कहीं खास। तो आपको बता दें कि कैसे हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो लगातार मजबूत होता जा रहा है और रक्षा क्षेत्र में हम लगातार कई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं और उसमें ये एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है जब इंद्रजाल का जाल बिछा दिया है भारत ने और ये डिफेंस सिस्टम को कर रहा है और भी मजबूत। आइए अब अगली खबर का रुख करेंगे और अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय जगत की जब हम बात कर रहे हैं तो रूस यूक्रेन संघर्ष जो है, रूस यूक्रेन संघर्ष लगातार अभी भी कायम है और साथ ही आपको बता दें कि 4 दिसंबर को भारत दौरे पर आने वाले हैं व्लादिमीर पुतिन और आपको बता दें 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले। कई समय से कयास लगाए जा रहे थे कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आएंगे और अब वो तारीख सामने आ गई है जब 4 दिसंबर को व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने का समय व्यवस्थित किया गया है और जो वो आ रहे हैं वो है 23वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन, शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनने, वहां भाग लेने के लिए आ रहे हैं। साथ ही साथ जब वे भारत दौरे पर आएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। द्विपक्षीय वार्ता को लेकर एक बड़ी बात यहां पर कही जा रही है कि रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में ये मुलाकात होगी, जैसे कि दोनों देशों के बीच में व्यापार हो, आर्थिक मजबूती हो, उसको कैसे और सुदृढ़ और प्रगाढ़ बनाया जाए। ऐसे में दोनों देशों के बीच ये मुलाकात बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर 4 दिसंबर को आने वाले हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का उनका कार्यक्रम है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी और कैसे कूटनीतिक लिहाज से, रणनीतिक लिहाज से दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करा जाए और प्रगाढ़ किया जाए, ऐसे में मुलाकात बेहद ही खास मानी जा रही है। और एक बात और खास है कि एक तरफ रूस यूक्रेन संघर्ष चल रहा है और दूसरी तरफ भारत के साथ जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात होगी तो कई ऐसे मुद्दे हैं, ग्लोबल मुद्दे हैं, वैश्विक परिदृश्य से जुड़े मुद्दे हैं, उस पर बात होगी और साथ ही साथ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनसे मुलाकात होने का कार्यक्रम है। तो ये बड़ी खबर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होने वाली है। आइए अब अगली खबर का रुख करेंगे और अगली खबर है रूस यूक्रेन संघर्ष से जुड़ी हुई, जहां राष्ट्रपति पुतिन ने एक क्लियर मैसेज दे दिया है। क्लियर मैसेज पे ये बात कही है कि रूस और यूक्रेन में बात नहीं बन रही है। व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि यूक्रेन कई मामले जो है उसमें झुके, लेकिन शांति समझौते को लेकर राष्ट्रपति पुतिन ने ना कर दिया है। और साथ ही साथ जो अमेरिका मध्यस्थता की बात कर रहा है उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट जरूर है, लेकिन जो हमने शर्तें रखी हैं उस पे हम अड़िग हैं और यूक्रेन अगर उसे नहीं मानता तो हम यूक्रेन के कई हिस्सों पर अटैक करने के लिए अब तैयार है। यानी कि क्या यूएस रोक पाएगा अब रूस यूक्रेन संघर्ष को, क्योंकि कई अधिकारी जो हैं वो मॉस्को आने वाले हैं अमेरिका के अभी से कुछ दिनों में। लेकिन अब जो राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है, जो दो टूक बता दी है, ऐसे में यूक्रेन का क्या रुख रहता है, क्योंकि यूक्रेन लगातार कह रहा है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यह कड़ा संदेश दे रहा है कि यूक्रेन झुकने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अब आगे की रणनीति क्या होगी ये देखना होगा, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन ने क्या कहा है दो टूक शब्दों में। राष्ट्रपति पुतिन कह रहे हैं कि शांति समझौते पर यूक्रेन के साथ जो बात चल रही थी वो उस पर राजी नहीं है, यानी उस पर लगा दिया है उन्होंने नो। इसके साथ ड्राफ्ट पर शांति समझौते का कोई मसौदा नहीं है, ये कहना है राष्ट्रपति पुतिन का। और क्रेमलिन में उन्होंने ये बात कही है, संवाददाता सम्मेलन में ये बात की, यूक्रेनी नेतृत्व पर पुतिन जो हैं वो बरसे हैं, यानी यूक्रेन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसके लिए पुतिन बिल्कुल भी खुश नहीं है, राजी नहीं है और यूक्रेन को वो कड़ा संदेश यहां से देते हुए नजर आ रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के साथ संघर्ष के बावजूद कराए चुनाव, ये कहना है पुतिन का। और शांति समझौते पर यूक्रेन के साथ अब वो आगे बढ़ने के लिए जो शर्तें हैं उसी के साथ ही वो आगे बढ़ेंगे। आइए अब आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे संघर्ष पर राष्ट्रपति पुतिन का ये बड़ा बयान है और वो क्या कह रहे हैं। अमेरिकी योजना भविष्य के समझौते पर बनेगी आधार, ये कहना है राष्ट्रपति पुतिन का। और यूक्रेनी सैनिकों के चौकियों से हटने पर ही युद्ध जो है वो रुक सकता है, यानी अगर वो नहीं हटेंगे तो रूसी हमले जारी रहने वाले हैं। रूस का यूक्रेन के लगभग 20% क्षेत्र पर कब्जा पहले से ही हो चुका है। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की क्या कह रहे हैं, उनका बयान भी आ चुका है। वो इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं जो पुतिन ने कहा है। वो कह रहे हैं कि कीव की सुरक्षा गारंटी पर चर्चा करेगा यूक्रेन और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल अगले हफ्ते की चर्चा में ज़ेलेंस्की भी हो सकते हैं शामिल। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल आ रहा है, ऐसे में यूक्रेन का एक प्रतिनिधिमंडल भी वहां शामिल हो सकता है। तो जो शांति समझौता अमेरिका की तरफ से आया है, शांति का प्लान, पीस प्लान, उसको लेकर क्या दोनों देश बढ़ने के लिए अब आगे तैयार है कि नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या जो यूएस है वो समझौता करा सकता है, इस पर एक बड़ी बात यह है कि जो यूएस मध्यस्थता करने के लिए आगे बढ़ रहा था और कह रहा था कि दोनों देशों को आकर मिलना चाहिए, अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलना चाहिए, उसको लेकर क्या बात हो रही है। उसको लेकर ये बात हो रही है कि यूक्रेन के लिए मसौदा योजना को कूटनीतिक भाषा में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। ये अमेरिका की तरफ से बयान है और रूस का मानना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका कुछ मायनों में उसकी स्थिति को ध्यान में रख रहा है। ऐसे में कुछ ऐसे बिंदु हैं जहां हमें बैठकर कुछ विशिष्ट मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि रूस अगले सप्ताह के पहले भाग में मॉस्को में अमेरिकी वार्ताकारों का इंतजार कर रहा है। मुलाकात होने वाली है। अब यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तय करेंगे कि यह वार्ताकार कौन होगा। अक्षय डोंगरे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, जो राष्ट्रपति पुतिन है, एक तो वो भारत दौरे पर आ रहे हैं 4 दिसंबर को, इसकी पुष्टि हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात होने वाली, कई रणनीतिक मुद्दों पर यहाँ बात होगी। इसके साथ साथ राष्ट्रपति पुतिन ने जो यूक्रेन को लेकर बड़ा बयान दिया है, ऐसे में वे चाह रहे हैं कि यूक्रेन कई क्षेत्रों में झुके तभी रूस संघर्ष कम करेगा। ऐसे में अमेरिका किस तरीके से अब मध्यस्थता करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगले हफ्ते एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और अगर आप टाइमिंग भी देखें राष्ट्रपति पुतिन की भारत आने की, तो ऐसा लग रहा है कि जो टाइमिंग भी फाइनलाइज हुई है वो कहीं ना कहीं उसका लेना इस पूरे युद्ध से भी है
कि रूस अपने जो करीबी दोस्त है उनसे इन सभी मुद्दों पे हमेशा बात करता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुतिन से रशिया जाकर मिले हैं। उन्होंने कई बार सलाह दी है कि युद्ध को रोका जाए और कई सारे अन्य मुद्दों के ऊपर भी दोनों राष्ट्रों की सहमति बनी है, जो पब्लिकली ओपन भी कई सारे मुद्दे नहीं किए गए, चाहे वो रक्षा मसौदा हो या फिर अन्य तरह के जो डील्स हो, उसको लेकर दोनों देशों में हम देखने वाले तेजी आएगी जब राष्ट्रपति पुतिन यहाँ आएंगे। एक सॉलिड प्लान वो भी लेकर आएंगे, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट हो, अन्य तरह से जो भारत का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसको आगे ले जाना, रक्षा मुद्दों के ऊपर और कोलैबोरेशन बढ़ाना, आर्थिक तौर पे और कोलैबोरेशन बढ़ाना, चाहे वो फ्यूल हो या फिर अन्य तरह की चीजें, उसमें मजबूती लाना दोनों देशों के बीच में। तो कहीं ना कहीं उसका सीधा असर अब रशिया की बार्गेनिंग पावर के ऊपर भी पड़ेगा अगर भारत उसके करीब रहता है, भारत उसके करीब आता है। और ये बात रूस भी जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो खुद का प्रभाव वैश्विक पटल पे जितना है, तो वजन काफी रशिया को मिलने वाला है। ऐसे में ये जो नेगोशिएशंस चल रही है इसके चलते कहीं ना कहीं रूस और दम से ये कह पाएगा कि उसके दोस्त उसके साथ में है, इसलिए वो किसी भी दबाव में कोई फैसला नहीं लेगा। और ऐसे में देखने वाली चीज ये रहेगी कि क्या कुछ संबंधों को बढ़ाया जा सकता है भारत और रूस के बीच में, और उससे किस तरह से भारत जो एडवाइस करता रहा है, भारत किस तरह से एक बार फिर से ग्लोबल पीस मेकर बन के उभरेगा। क्योंकि भारत हमेशा से ही डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात करता रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाहिर तौर पे इस बारे में भी बात करेंगे, जो वो पहले भी करते रहे हैं। तो काफी रोचक रहेगा देखना कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक बार इन डीलों से पहले एक डिस्कशन करते हैं किन चीजों को लेकर रूस भारत की बातों को मानता है, और कैसे ये जो भी एक तरह से अमेरिका के दबाव में भी जो ये अब एक तरह से सीजफायर डील करवाई जा रही है वो कितनी परमानेंट साबित होगी। इसके साथ अमेरिका एक बड़ा रोल प्ले करता हुआ यहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से पीस कीपर का रोल अदा करने की यहाँ कोशिश कर रहा है। एक पीस प्लान भी यहाँ दिया गया है, एक प्रपोज्ड पीस प्लान। क्या लग रहा है, क्या रुख है पुतिन का? क्योंकि उन्होंने कहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट जरूर है, लेकिन क्या वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? देखिए, अगर आप राष्ट्रपति पुतिन की पॉलिटिक्स देखें तो पॉलिटिक्स हो या फिर स्टेट क्राफ्ट हो या फिर वो खुद एक स्पाई रह चुके हैं केजीबी के। तो ऐसे में उनका जो पॉलिटिक्स रही है काफी सदी हुई, काफी शातिर एक तरह से पॉलिटिक्स उनकी रही है। तो किसी तरह से आंख मूंद कर भरोसा अमेरिका पे करना किसी भी रूसी लीडर के लिए लगभग नामुमकिन की तरह है। तो वो चौकन्ने तो है, थोड़े पॉजिटिव हमें दिख रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी काफी बार ऐसे बयान आए हैं कि वे शांति करवाना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं। काफी पॉजिटिव आउटलुक एक यूएस लीडरशिप का रहा है। तो ऐसे में थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक वो रहेंगे, लेकिन आंख मूंद पर किसी भी तरह से वो अमेरिका पे भरोसा करेंगे ये असंभव है। इसीलिए रूस अपने दोस्तों से, अपने साथियों से मिलने का ये जो दौर है इसको तेजी से बढ़ा रहा है। इससे पहले कि कोई भी बैकअप प्लान ना रखा जाए, इसलिए एक बैकअप प्लान रूस हमेशा रखेगा। और ऐसे में आर्थिक तौर हो या फिर रक्षा का क्षेत्र हो, उसमें साझेदारी हम देखेंगे कि भारत और रूस की बढ़ने वाली है। सुनेगा सबकी, करेगा अपनी, यही कहीं ना कहीं रूस अपने आप संदेश देता हुआ हमेशा नजर आता है। और अब देखना होगा जब भारत दौरे पर राष्ट्रपति पुतिन आएंगे तो किस तरीके से दोनों देशों के बीच रिश्ते जो हैं वो और मजबूत होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल अक्षय, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति, नमस्कार।